गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 11th मार्च के एडिशन के बारे में पूरा कवर करेंगे। ये पीडीएफ आपको नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर मिल जाएगी। और एक दूसरा लिंक है नीचे इंस्टाग्राम के हमारे पेज का, उसको आप जरूर से फॉलो कर लें। उस पर काफ़ी जल्दी कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी फील्ड में डेली चीज़ों से रिलेटेड आप अपडेट्स चाहते हैं। Jan industrial output up 5.2% on MFG boost। MFG का यहाँ पे मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है। अगर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट मेनली इज मैन्युफैक्चरिंग, तो हाँ बिल्कुल सही है, बट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए, माइनिंग कितनी हो रही है, एक्सेट्रा। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दी हुई है। अब इसके अंदर हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पहले कम रेट से बढ़ रही थी, 2.7% से बढ़ रही थी जनवरी के अंदर। अब क्योंकि फरवरी की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर आपका 4.3 दिसंबर के अंदर 2.7% से बढ़ रही थी। अब जो जनवरी की रिपोर्ट आई है उसमें 3.7% की ग्रोथ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेन ग्रोथ है 1% की, जिससे आपका इस पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर एज अ होल बूस्ट आया है। और पहले ये 4.7% था दिसंबर के अंदर, अब जनवरी के अंदर ये 5.2% पर हुआ है। अब आपको लग रहा होगा जनवरी का डेटा मार्च में रिलीज हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जनवरी का डेटा मार्च में रिलीज हो रहा है। और ये यही IIP का डेटा होता है, इसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। इसका डेटा अराउंड 1.5 मंथ्स बाद ही रिलीज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। आपको पूरा एक बार देखना ही चाहिए गूगल करके कि क्या क्या चीजें आई हैं। आपको IIP रिपोर्ट जनवरी 2023 लिखना है तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप बाकी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोज 5.2% इन जनवरी, पिकिंग अप पेस फ्रॉम 4.7% इन द प्रीसीडिंग मंथ। ये मैंने आपको बता दिया। प्रीसीडिंग का मंथ का मतलब हुआ पहले वाला मंथ, यानी कि दिसंबर। एज बेटर देन एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड अ बूस्ट। तो वही है बेटर देन एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने आपको बताया 2.7% से 3.7% पर आ गई। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट मिला यहाँ पर। Now IIP growth for December has revised up to 4.7% from 4.3% estimated earlier। यानी वही है, दिसंबर की अगर ग्रोथ की बात करें तो 4.7% पे इन्होंने एस्टिमेट कर लिया है, पहले 4.3% पर आया था। तो आप देखेंगे सब कुछ ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे एस्टिमेट्स होते हैं। तो अगर एस्टिमेट में, और जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी एस्टिमेट लेना है तो आपको कोई ना कोई अजम्पशन लेनी पड़ती है। अब अगर अजम्पशन में कोई चेंज होता है तो इनको भी ये एस्टिमेट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब जो रिपोर्ट आई है जनवरी की, उसके अंदर इन्होंने दिसंबर का भी एस्टिमेट चेंज कर दिया है। दिसंबर का एस्टिमेट जो अब मैं आपको 4.7 बता रहा हूँ, वो पहले 4.3 था, तो अब उन्होंने उसको चेंज करके और थोड़ा बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं। जिटरी डी स्ट्रेट इंडाइसेस स्लाइड 1%। जिटरी का मतलब होता है जो थोड़ा शेक कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो वो इंडाइसेस मतलब डी स्ट्रीट का मैंने आपको पहले बताया है, इसका मतलब है इंडिया का स्टॉक मार्केट। इसका मीनिंग है क्यों होता है ये मैं आपको कोई बाद में बताऊंगा, वापस मैंने काफी बार बताया है। इंडाइसिस का मतलब हुआ यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स की मेनली बात कर रहे हैं। निफ्टी, जब भी आप समझें कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को एज अ होल हमें देखना है तो निफ्टी और सेंसेक्स को देखना है। तो वो दोनों की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1% से स्लाइड कर गए हैं। अब ये बहुत ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट है यहाँ पे बोलना, क्योंकि ये मेन न्यूज है यहाँ पर, क्राइसिस एट सिलिकॉन वैली बैंक। पहले मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, देन हम आते हैं इसके ऊपर। सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर जो क्राइसिस हुआ है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पोस्ट पार्थ वर्मा, ये क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे भी क्रिएटर हैं, लिंक्डइन पर भी काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इन्होंने लिखी है। इससे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें मतलब इन्होंने ब्रो कोड करके एक्सप्लेन किया है पूरा, जो काफी मतलब एक हिलेरियस सी वे है, बट मैं आपको सीरियसली बताता हूँ क्या हुआ है। तो आपको पता है कि सिलिकॉन वैली जो यूएस के अंदर है, वहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, ऑब्वियसली बात है, उनको फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एंड एक ऐसा पॉइंट जब पहले जब इंटरनेट नहीं था तब के वो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वो सब इंटरनेट वाले स्टार्टअप थे। तो उनके ऊपर किसी ने उस टाइम ट्रस्ट नहीं किया एक्सेप्ट कुछ बैंक्स, जो जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, उसमें एक नाम है जो आज की डेट में कोलैप्स कर गया है। 1994 से 2021 में क्या हुआ, जब मेन सिलिकॉन बूम चल रहा था 1994 के अराउंड, तब क्या हुआ कि ये जो टेक स्टार्टअप्स थे इनको कोई लोन नहीं दे रहा था। तो ये SVB के पास आए, सिलिकॉन वैली बैंक के पास, और उन्होंने उनको लोन दे दिया। और बाकी लोग उनको लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको बिलीव था कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आगे अच्छा करेंगे। अब 2021 के अंदर क्या हुआ कि काफी सारे लेफ्ट ओवर जो फंडिंग्स होते हैं, लेफ्ट ओवर मनी का मतलब वही है कि जितने आपके डिपॉजिट्स, मतलब जितने स्टार्टअप के पास फंडिंग से वैसा बचा हुआ है जो इनका खर्च नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि हम जमा करा दें आपके पास। तो हाँ, इन्होंने बोला करा दो, बट इन्होंने इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया सिर्फ 0%।
क्योंकि इनके पास इन्होंने जो बॉन्ड खरीदे थे गवर्नमेंट के वो 0% के खरीदे थे, क्योंकि एक ऐसे प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए, ऐसे बैंक के लिए ये जरूरी होता है खरीदना। बट अब क्या हुआ कि अब इन्होंने जो ये अब 2022 के अंदर क्या हुआ कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएस के अंदर, तो आपके फेडरल रिजर्व बैंक को अपने रेट्स बढ़ाने पड़े। और ये रेट्स वो 0% वाले गवर्नमेंट लोन्स के नहीं थे, ये अलग आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं आप फेडरल रिजर्व बैंक के पास कराते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक आप यूएस का आरबीआई समझ सकते हैं, यूएस का जो मेन सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है। तो उन्होंने अपना रेट्स जो है वो बढ़ा दिए, पहले 1% किए तब तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे 1.5% किए, 2.5% किए, अब 3% तक आ गए। 3% पर आते ही जिन स्टार्टअप्स ने एसयूबी के पास अपना पैसा 0% पे जमा करा रखा है उन सबको वापस चाहिए था। अब क्योंकि इनका सारा पैसा ऐसी स्टार्टअप्स के अंदर मेनली इन्वेस्टमेंट में था, तो इनको इन्वेस्टमेंट अपना सेल करना पड़ा, जिसमें इनका बहुत वैल्यू का लॉस हो गया और इनको बहुत कम ये अपना रिटर्न वापस कर पाए इन्वेस्टर्स को। इसलिए ये पूरा बैंक आज की डेट में कोलैप्स हो गया है, जो कि बहुत बड़ा बैंक था। हम आगे देखेंगे कितना बड़ा बैंक था, ये सेकंड आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। अभी इस वाले आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि एक तो आपका सिलिकॉन वैली का जो ये पूरा क्राइसिस हुआ, दूसरी बात एक फेब्रुअरी यूएस अपना एक जॉब रिपोर्ट निकालता है, मैं आपको जॉब रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये फेब्रुअरी की जो जॉब रिपोर्ट है, ये मतलब इसी के बारे में न्यूज है कि ये आने वाली थी और अब ये आ गई है 8:30 AM इकोनॉमिक ईईटी मतलब यूरोपियन टाइम के उससे है, एंड मार्च 10 2023 को आ गई है। जब ये प्रिंट हुआ है तब नहीं आई थी रिपोर्ट, तो अब जब ये प्रिंट हुआ था तब इसके हिसाब से क्या है कि ये जो जॉब रिपोर्ट है प्लस आपका ये जो सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर हुआ, दोनों मिलाकर जो यूएस का अभी रिसेंटली मार्केट में फॉल आया, इंडिया के जो इंडाइसेस हैं उन्होंने भी ये चीज ट्रेस करी, मतलब इंडिया के में भी यही चीज फॉलो हुई। ये बोलना चाहते हैं घुमा फिरा के, काफी आपको समझ में आ रहा होगा, घुमा फिरा के पूरी न्यूज बोली है। क्या हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक प्लस यूएस जॉब्स रिपोर्ट, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से यूएस का मार्केट फॉल कर गया, एंड उसको ट्रेस करते हुए इंडिया का मार्केट भी फॉल कर गया। किस किस के अंदर फॉल आए तो आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, ये मेरे ख्याल से एमएनएम में, या हाँ एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके अंदर सबसे ज्यादा फॉल आया है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। SVB Financial plummeted 60% after it announced a plan to raise more than 2 billion to shore up its balance sheet. SVB ने आपका 60% वो अपना डूब गए हैं और इन्होंने अब प्लान किया है कि अब आगे चलने के लिए रेज करेंगे $2 बिलियन, ताकि इनकी बैलेंस शीट में थोड़ा अमाउंट आ जाए, किस तरीके से इनके पास पैसा आ जाए। अब आगे समझते हैं कि SVB क्या कितना बड़ा बैंक है, क्या उन्होंने अब क्या हो रहा है बेसिकली। यूएस गवर्नमेंट शट्स SVB, FDIC नेम्ड रिसीवर। यहाँ पर हुआ क्या है कि यूएस गवर्नमेंट ने इसी वजह से SVB को बंद कर दिया। SVB हमने ये जो पूरी राम कहानी सुनी, सिलिकॉन वैली बैंक, इसी की शॉर्ट फॉर्म है। अब यह हुआ है कि वहाँ के यूएस के स्टार्टअप्स तो हैं ही, बट इंडिया के भी बहुत सारे SaaS स्टार्टअप। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे जो आपके ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन कर दिया है कि कैसे कैसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर SaaS वाले। तो ये जोहो आपका काफी बड़ा स्टार्टअप है, फ्रेशवर्क्स, पोस्टमैन, अगर आपको इनमें से कोई भी पता है, ब्राउजर स्टैक के ऊपर आपकी इमेजेस वगैरह होती हैं। तो ये आपकी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर को बेसिकली एज अ सर्विस बेचते हैं अपनी मतलब किसी को भी जो इनके क्लाइंट्स हैं। तो हुआ क्या कि ये जो स्टार्टअप, ये जो SaaS फर्म्स हैं, इन्होंने भी अपनी काफी सारों ने अपना पैसा जमा करा रखा था SVB के अंदर। तो अब यहाँ पर इसीलिए अब क्या हुआ है कि अच्छा पहले एसवीबी देख लेते हैं। एसवीबी के अंदर $209 बिलियन के एसेट्स हैं ऑफ दिसंबर 2022। ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूएस वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स को सर्व करता है। ऑलमोस्ट हाफ यूएस के जो स्टार्टअप्स हैं ऐसे वेंचर वाले, तो इनके पास ही इनका अकाउंट है जो अब डूब गया एक तरीके से। अब होता क्या है कि आपका इंडिया के अंदर भी ये चीज है, वहां पे भी है यूएस में FDIC वहां पर है, इंडिया में CGC है। ये क्या करते हैं कि आपकी डिपॉजिट को एक इंश्योरेंस देते हैं, आपकी डिपॉजिट को एक पॉइंट ऑफ अमाउंट तक वापस इंश्योर्ड करके आपको दे सकते हैं। जैसे अगर इंडिया के अंदर आपका पैसा सेविंग अकाउंट वगैरह के अंदर है तो 5 लाख तक आपका अकाउंट जो है इंश्योर्ड होता है, यानी कि अगर बैंक डूब भी जाएगा तो ये जो DICGC है ये आपको पे करेगा 5 लाख तक अमाउंट। और कौन से बैंक इसके अंदर आते हैं? ऑलमोस्ट सारे बैंक इसके अंदर आते हैं। कॉमर्शियल तो सारे बैंक इसके अंदर आते हैं, कोऑपरेटिव के अंदर कुछ ऐसे बैंक है जो नहीं आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे आप जरूर जाएं एक बार। 5 लाख तक गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये स्कीम निकाली थी कि 5 लाख तक आपका पूरा पैसा सिक्योर्ड है। यूएस में यही चीज FDIC के नाम से है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कमेटी या कंपनी। तो इसके थ्रू ये आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे जितना भी हो सकेगा स्टार्टअप्स को।
तो ये चीजें आपको आई होप पूरा कवर हो गया होगा। रोहित जावा नेक्स्ट एमडी सीईओ एट एचयूएल, बहुत बेसिक न्यूज है। एचयूएल ने अपना अनाउंस किया है कि जून 27 से इफेक्टिव रहेगा कि रोहित जावा, ये 56 ईयर ओल्ड है, लंदन में इन्होंने पढ़ाई है वगैरह वगैरह, तो ये आपका एमडी सीईओ बनेंगे। आगे चलते हैं कि अंबुजा प्रमोटर्स आस्क लेंडर्स फॉर शेयर सेल। अंबुजा प्रमोटर्स, आपको पता है कि अंबुजा के प्रमोटर्स कौन है? अदानी फैमिली है बेसिकली, क्योंकि अदानी फैमिली ने अपनी अभी अभी एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को आपका खरीद लिया था। तो अब उसके अंदर क्या हुआ, अंबुजा सीमेंट्स के जो प्रमोटर हैं बेसिकली अदानी फैमिली, वो अब लेंडर्स जो है उनके, मतलब लेंडर्स मतलब बैंक्स हैं, ये लेंडर्स ऐसे नहीं है कि इनको अंबुजा को जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं लिखे हैं तो हम ये बेटर है अज्यूम करना कि ये बैंक्स की बात कर रहे हैं। बैंक्स को भी एक अलग भाषा के अंदर लेंडर्स बोला जाता है। तो अब 4.5% तक अपना स्टेक सेल की ये बात कर रहे हैं। स्टेक सेल का मतलब है अपना शेयर बेचने की बात कर रहे हैं, पैसा उठाने के लिए। आपका लेंडर्स को, मतलब जो भी चीज है इनका, जो इनके एक्चुअली में लेंडर्स हैं उनको रीपे करने के लिए और वो सब करने के लिए। टाटा टेक्नोलॉजीज फाइल्स ड्राफ्ट आईपीओ पेपर्स विद सेबी। टाटा टेक्नोलॉजीज आपकी एक सेकेंड कंपनी बन गई है रिसेंटली 4 मंथ्स के अंदर अंदर, जिन्होंने अपना आईपीओ लेके आए हैं टाटा ग्रुप के अंदर से। टाटा ग्रुप के अंदर से टाटा प्ले कंपनी है जिन्होंने अपना अभी डीआरएचपी निकाला है, और मतलब आईपीओ नहीं लेके आए हैं, बट हाँ डीआरएचपी इन्होंने फाइल कर दिया था सेबी के साथ, जो अब टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी कर दिया है। अब ये काफी वो मतलब एक तरीके से अपब्रिंगिंग सी बात है कि पहले आपका टाटा ने, इससे पहले कब आईपीओ लाए थे? इससे पहले टाटा अपना टीसीएस का आईपीओ लाया था 2004 के अंदर, उसके बाद सीधा ये चीज हो रही है। तो ये नेक्स्ट जेन टाटा कंपनीज इनको बोला जा रहा है, अगर एक सेंस के अंदर देखें तो सही भी है। टाटा टेक्नोलॉजीज फाइल्ड इट्स डीआरएचपी विद द सेबी ऑन फ्राइडे फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्राइडे को ये हुआ था। टाटा प्ले टू फाइल डीआरएचपी इन द लास्ट 4 मंथ्स। लास्ट 4 मंथ्स के अंदर टाटा प्ले दूसरी कंपनी बन गई है टाटा टेक्नोलॉजीज की वजह से, जिन्होंने डीआरएचपी फाइल किया। डीआरएचपी का मतलब होता है बेसिक वो डॉक्यूमेंट जो आपका आईपीओ के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप आईपीओ फाइल करेंगे, यानी बेसिकली इसके अंदर आपका सारा डिटेल होता है जो आपको सेबी को कन्विंस करने के लिए चाहिए होता है कि हम आईपीओ लेके आ सकते हैं। तो दैट इज इट। आगे चलते हैं। एप्पल सेट टू ड्राइव मोर जॉब्स विद बिगर मेक इन इंडिया प्ले। एप्पल का आपको पता है कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से मेक इन इंडिया का कैंपेन चल रहा है, यानी कि बनाना इंडिया के अंदर, यानी जॉब्स भी ज्यादा आएंगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि 1,20,000 न्यू जॉब्स आपकी क्रिएट होंगी फाइनेंशियल 2024 के अंदर। तो आपको आई होप पूरा ये कवर हो गया होगा। मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग होंगी, ऑब्वियसली बात है ये जॉब्स। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि सीनियर लेवल लो रोल्स या फिर मैनेजमेंट लेवल के रोल्स नहीं आएंगे इसके अंदर। मेनली आपका लेबर, जो मैनुअल लेबर वाले मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे काम होता है, वहां पे ज्यादा आपकी ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसके अंदर। तो अब कवर करते हैं थोड़ी और न्यूज इसके अंदर। वो पॉलिटिक्स का सेक्शन है ये, तो ये हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज है। अब क्या हुआ है कि एक बैकग्राउंड इसका है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड टेक पार्टनर यूएस स्टेट सेक्रेटरी। ये SECY का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया सेक्रेटरी होता है। तो यूएस स्टेट सेक्रेटरी हैं आपकी जीना रायमोंडो इनका नाम है, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। ये न्यू दिल्ली में अभी पीयूष गोयल जो यहाँ के कॉमर्स एयर इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इनसे मिली है, और ये वहाँ की यूएस सेक्रेटरी है कॉमर्स की। तो मतलब बेसिकली दोनों कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं एक तरीके से। वहां पे मिनिस्टर बोला नहीं जाता है सच, क्योंकि आप देखेंगे जो उनका मेन वो बॉडी होती है, मेन पर्सन होता है, उसको भी प्रेसिडेंट बोलते हैं। मिनिस्टर्स जनरली वहां पे नहीं बोला जाता। तो उनके लिए इन दोनों की मीटिंग हुई थी। इन दोनों की मीटिंग के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने प्रेज किया इंडिया को एंड इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, एंड टेक पार्टनर बनते हुए इन्होंने दिखाया है। इन्होंने बोला है सेमीकंडक्टर पे इनका फोकस था। बाकी इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड सेमी टेक्नोलॉजी पार्टनर एंड कुड बिकम अ की सप्लायर of electronic parts and hardware, US Commerce Secretary said Friday while pointing out that actions taken by PM Narendra Modi government in the past couple of years had made the country an attractive place to do business. तो वही है कि ये जैसे मतलब आपको लग ही रहा होगा कि वही है गवर्नमेंट की ये पीएम मोदी गवर्नमेंट की आपकी प्रो है, उसके उस सेंस के अंदर प्रो होने का मतलब होता है कि सपोर्ट कर रही हैं जो स्टेप्स ले रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इन्होंने अट्रैक्टिव प्लेस बना दिया है बिजनेस करने के लिए, जो कि काफी हद तक सही भी है। The MOU has been signed for establishing semiconductor supply chain and innovation partnership under the framework of India-US Commercial Dialogue, and which was relaunched after a gap of 3 years. तो वो ये कि कमर्शियल डायलॉग जो लिखा है वो ऐसा कोई बहुत फॉर्मल टर्म नहीं है, बट ये कि जितने पार्टनरशिप के अंदर पहले काम होता था 3 साल पहले तक ज्यादा होता था, तो उसके बाद पैंडेमिक आ गया, ये हुआ वो सब हुआ, तो उसके बाद आपका
अब वापस से एक अच्छे से शुरू हुआ है ये जो आपका इंडिया यूएस का पूरा ट्रेड और ये सब है। तो ये चीज है, मतलब ये इतनी ज्यादा ऐसे करंट चीजों से रिलेटेड न्यूज नहीं है, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए न्यूज है कि हाँ इंडिया यूएस के रिलेशंस भी इस वे में काफी स्ट्रांग हो हैं अभी, और अब वापस से हो भी गए। HCL शेयर सेल में बी पुट ऑफ टू 20 फाइनेंशियल 2024, ये लास्ट न्यूज है आज की। HCL के अंदर आपका हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका नाम है। इन्होंने ऑफर फॉर सेल करने के लिए, ऑफर फॉर सेल होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हैं। अब HCL गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही होगी इसके अंदर पब्लिक को। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट करेगी अपने आप को, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है बट अपना और स्टेक बेचना चाहती है। इट हैड अर्लियर प्लान टू गो द OFS बाय द एंड ऑफ मार्च, पहले उन्होंने प्लान किया था कि एंड ऑफ मार्च पे ये कर लेंगे, बट HCL ने अभी एक नया प्लान लेके आए हैं कि अब ये पहले वेदांता ग्लोबल जो कंपनी है उसके जिंक बिजनेस को अक्वायर करेंगे। तो उसके बाद आपका ऑब्वियसली ये मे भी होगा, क्योंकि अभी फिर इनको इसको बाय आउट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा और इनका शेयर प्राइस भी नीचे आ सकता है अगर ये डिविडेंड वगैरह ये सब कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे या अपने ऊपर बेसिकली खर्चा नहीं करेंगे या लोन उठाएंगे, तब भी इनका शेयर प्राइस नीचे आ सकता है। तो इस वजह से ये बाद में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपका अक्वायर करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये करेंगे OFS। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सैटरडे का पेपर है, इसके अंदर ज्यादा न्यूज इसलिए नहीं आती है, तो मैंने इतना ही कवर किया। आपको कोई भी डाउट रहता है, आप कोई और आर्टिकल पढ़ते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, पर्सनली मुझे भेज सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है वगैरह वगैरह। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर लें, एक रिसेंटली नया कंटेंट अब उसके ऊपर आने वाला है। थैंक यू सो मच।